गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को स्टेप वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आता है कि केमिकल चेंज होता क्या है और फिजिकल चेंज होता क्या है, इसको हम लोग को समझना जरूरी है। अब समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो समझिएगा। देखिए केमिकल चेंज के बारे में बोलें तो केमिकल चेंज क्या होता है, दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नॉन एज केमिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। जैसे मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना, ये कैसा चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना, है ना, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि यहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये कैसे चेंज में आएंगे, केमिकल चेंज में आएंगे। और आप समझोगे कि केमिकल चेंज जो होता है वो कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट का मतलब है कि जो एक बार चेंज हो गया वो फिर से बदलाव नहीं हो सकता, फिर से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये केमिकल चेंज जितने भी होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें बर्निंग पेपर का, अगर हम लोग पेपर को बर्न करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट इमिट होता है ना, जब हम लोग पेपर को बर्न करते हैं। और क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम लोग बोले तो ऐश का, राख का फॉर्मेशन होता है। अब उस राख का, जो पेपर का राख है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, उससे हम लोग पेपर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो हम लोग को यहां पर समझ में आ गया कि जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर हम लोग डिस्कस करें किसके बारे में, तो फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज होता क्या है जी, फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। इट मीन्स बोले तो दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नॉन एज फिजिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज करते हैं। जैसे आप समझोगे, देखिए आइस है, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं, है ना, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। ये बात है, ठीक है जी। अब हम लोग वेपर को जब कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। और वाटर को जब हम लोग कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सिर्फ यहां पर चेंजेस क्या है कि स्टेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे आइस आपका सॉलिड में था, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, जबकि वेपर आपका गैसेस स्टेट में हो गया। तो यहां स्टेट में चेंजेस हो रहा है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। आइस का भी जो केमिकल फॉर्मूला हो गया वो तो H2O ही है ना, वाटर का भी चूंकि H2O ही है, और वेपर का भी H2O ही है। तो यहां पर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है क्या, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इट मींस ये कैसा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर मैं बोलूं कि हम लोग एक पेपर लिए हुए हैं, अब पेपर को हम लोग कटिंग कर देते हैं तो वो कैसा चेंज में आएगा, तो वो भी आपका कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो एक बात हम लोग को यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल चुका है, ये बात हम लोग को क्लियर हो चुका है क्या, कि
कोई भी चेंज है जिसमें आपका नया सब्सटेंस बन जाएगा वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, और जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इट मींस फिजिकल चेंज आपका कैसा चेंज है, टेम्पोररी चेंज है, यही कह सकते हैं, क्योंकि आपका केमिकल चेंज कैसा था, परमानेंट चेंज था। तो चलिए अब हम लोग यहां पर समझ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन है क्या। देखिए, those reaction in which one or more than one substance react and form new substance, that reaction is called chemical reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें या तो एक या फिर एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या तो एक सब्सटेंस हो या तो एक से अधिक सब्सटेंस हो, जब आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके वजह से न्यू सब्सटेंस, इट मींस बोले तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे समझोगे H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। हाँ ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या है कि दो सब्सटेंस भी रिएक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना जी, ये है केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर मैंने आपको वन भी बोला था, तो वन इसलिए बोला था, जैसे अगर मैं बोलूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये आपका स्प्लिट हो जाता है CaO प्लस CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां तो दो सब्सटेंस था, ये रिएक्ट किया और जो न्यू सब्सटेंस बना, तो वो तो है केमिकल रिएक्शन, ये देख के भी पता चल गया। लेकिन ये आप देखोगे कि सिंगल सब्सटेंस भी है ना, आप अगर डिफिनेशन में मेंशन करते हो दो या फिर दो से अधिक, तो ये तो फिर आपका केमिकल रिएक्शन का जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल सब्सटेंस भी क्या कर रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और केमिकल रिएक्शन यहां पर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अलग ही नेचर है, हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल है, जबकि ऑक्सीजन क्या है कि वो सपोर्टर है ना। अब हाइड्रोजन फ्यूल है, ये सपोर्टर है, और जो बन रहा है वो क्या है, आपका वाटर है, जो कि क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है ना। फ्यूल है जो कि कंबशन में पार्टिसिपेट करता है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है, सोचिए। और जबकि वाटर जो है इन लोगों को बुझाने, आग को बुझाने में काम आता है, तो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी चेंज हो गया। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज कहलाएगा ये, लेकिन ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। आई होप आप केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है चेंज इन कलर। क्या, चेंज इन कलर, है ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कलर का चेंजेस मैं बोल रहा हूं, है ना, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंजेस देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वहां कैसा रिएक्शन हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो चुका है। जैसे मैं बात करूं, आयरन का नेल जो होता है वो आपका ब्लैक कलर में होता है। किस कलर में होता है जी, ब्लैक कलर में। लेकिन जब उस आयरन का नेल में रस्टिंग का प्रोसेस होता है, आगे जाके हम लोग रस्टिंग भी समझेंगे कि रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग का जब प्रोसेस होता है तो आयरन का जो नेल होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आयरन का जो नेल का कलर है जो ब्लैक था इनिशियल,
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले किस कलर में था, तो आपका ब्लैक कलर में था आयरन का नेल, अब किस में कन्वर्ट हो गया, तो ब्राउन कलर में। कब ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ, जब आयरन के नेल में रस्टिंग का प्रोसेस हुआ। तो यहां पर आप देख पाओगे कि कलर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। यहाँ फर्स्ट हो गया कि हम लोग कलर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सेकंड समझोगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुका है। हीट रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना, इसका मतलब क्या समझिए। देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको करवाने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है ना, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट जो होता है बाहर की ओर निकलता है रिएक्शन के बाद, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि वहां पर जो हीट है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब ही होता है आउट होना, और इंडो का जो मतलब होता है इनसाइड की ओर, है ना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। जैसे हीट रिलीज हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, हीट का सप्लाई करना पड़ रहा है उस रिएक्शन में, तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो वहां पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये हुआ। थर्ड पॉइंट आप समझोगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना, है ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है तो भी आप समझ जाना कि वहां पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप समझिएगा कि जिंक का जो ग्रेनुअल है ना, जिंक के जो पार्टिकल्स है, ग्रेनुअल का मतलब होता है छोटा छोटा पीस, है ना। अब किसका बोल रहे हैं ग्रेनुअल, तो जिंक का। तो जिंक के जो छोटे छोटे पीस होंगे उसको जब हम लोग आपका सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जब इससे रिएक्ट करवाते हैं, इसमें डिसॉल्व करते हैं जिंक ग्रेनुअल को, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवल्व करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि गैस जो है वो इवल्व कर रहा है, रिलीज हो रहा है ना। तो यहां पर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहां पर ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता कर लिए। नेक्स्ट समझोगे तो 4 है आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। किस चीज का मैं बोल रहा हूं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है और आपके बॉटम में सेटल हो जाता है ना, वो प्रिसिपिटेट कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, Mg, जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां समझोगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, वो एक प्रिसिपिटेट है। किस तरह का प्रिसिपिटेट है, तो व्हाइट प्रिसिपिटेट है, और प्रिसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से, क्योंकि वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, है ना। तो प्रिसिपिटेट का भी अगर फॉर्मेशन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो हम लोग वहां समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस होना। जो सब्सटेंस है अगर उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वहां पर भी क्या हो रहा है, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहीं पर आप समझोगे कि H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका स्टेट क्या है, तो हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है जी। अब यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है सब्सटेंस का वो किस स्टेट में हो रहा है, तो वो लिक्विड स्टेट में हो रहा है। तो यहाँ स्टेट का भी चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है, कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुका। तो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो पहले मैंने आपको बताया
कि कलर में चेंजेस होना, या तो कलर में चेंजेस हो रहा होगा, या फिर मैंने हीट के कंसेप्ट पे बताया, हीट या रिलीज हो रहा होगा, या फिर हीट आपको सप्लाई देना पड़ रहा होगा, है ना, हीट में चेंजेस हो रहे होंगे। थर्ड मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व करना। और 4 मैंने बताया आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। और 5 पॉइंट जो मैंने बताया वो बताया उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस होना, है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन, तो चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइदर रिप्रेजेंट इट्स वर्ड और इट्स सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट या फिर मैं बोलूं जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग या तो उसके वर्ड से या फिर उसके सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इसको एग्जांपल से रिलेट करेंगे। अब बेसिकली समझिए कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स हो गए इस कंसेप्ट पे, 2 टाइप्स हो गए। कौन कौन सा हो गया, तो एक आपका वर्ड का हो गया, वर्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। एक आपका कौन सा हो गया, सिंबल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स हो गए, एक वर्ड केमिकल इक्वेशन, एक आपका सिंबल केमिकल इक्वेशन। अब वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो दोस केमिकल रिएक्शन या फिर मैं बोलूं दोस केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट बाय इट्स वर्ड्स इज नोन एज वर्ड केमिकल इक्वेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है सिंबल केमिकल इक्वेशन। अब यहां आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप समझ लो, चलिए समझते हैं। जैसे आप समझिएगा कि हाइड्रोजन है, देखिए समझोगे वर्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें वर्ड को लिखेंगे, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। इट मींस जो भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, जितने भी सब्सटेंस सभी क्या कहलाएंगे जी, रिएक्टेंट कहलाएंगे, है ना। अब जितने भी लोग लड़का तरफ से जाते हैं सभी क्या कहलाते हैं, बाराती वाला कहलाते हैं। समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि वो लड़का तरफ से, लड़की तरफ वाला बाराती वाला नहीं कहलाता है ना। लड़का साइड से जितने भी पर्सन जाते हैं सभी क्या कहलाते हैं, बाराती वाला कहलाते हैं। सेम उसी वे से जितने भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो सभी क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन, रिएक्टेंट, और जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप समझोगे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जी, क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां जो आप समझोगे कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये दोनों जो है वो क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट हो गया, है ना। क्या हो गया, रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्ट कर रहे हैं तब तो आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर वाटर क्या है, आपका प्रोडक्ट है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं जो भी बनता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आपका हम लोग यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहां इसके वर्ड से लिखें,
है ना, और जो प्रोडक्ट बना इसको भी वर्ड से लिखें, तो ये किस इक्वेशन में आ जाएगा, वर्ड केमिकल इक्वेशन में। जबकि अगर हम लोग सिंबल का बात बोलें तो हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2, रिएक्ट किया तो बना H2O, ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका सिंबल केमिकल इक्वेशन में आ गया। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो H2O2 यहाँ क्या हो गया, रिएक्टेंट है, क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है ना। अगर बात करें C+O2, है ना, कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। तो आई होप आप रिएक्टेंट भी समझ गए होंगे, प्रोडक्ट भी समझ गए होंगे और केमिकल इक्वेशन भी समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और मैंने क्या बोला, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो केमिकल इक्वेशन यहां से भी आपके आ गए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। Those chemical equation in which mass of reactant and its mass of product is equal is known as balanced chemical equation। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, इक्वल होता है, वैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस का मतलब ही होता है क्या होना, बराबर होना। जैसे अगर कोई झूला है, आप देखे होंगे कि सीसा देखे होंगे, तो दोनों इसमें एक साइड से इधर से पर्सन बैठ सकता है, एक साइड इधर से बैठ सकता है, ठीक है, दोनों साइड से है। अब क्या है, इधर अगर 40 kg का कोई पर्सन बैठा हुआ है और इधर अगर कोई 50 kg का बैठा हुआ है, तो बताइए ये बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 50 kg का वेट ज्यादा है तो ये डाउन हो जाएगा और 40 kg वाला अप हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर दोनों साइड 50 kg का हो गया, सपोज 50 kg का दोनों साइड हो गया, पर्सन दोनों साइड बैठे हुए 50 kg के हैं, तो बताइए यहां पर क्या हुआ, दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया ना, तो दोनों इक्विवेलेंट में रहेंगे, मतलब इक्वल में रहेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि दोनों, कोई ना ऊपर कोई जा रहा है ना कोई नीचे जा रहा है, क्योंकि दोनों तो सेम मास के हैं। तो सेम इसी तरह से बैलेंस में भी क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, कि रिएक्टेंट का जो मास होता है और प्रोडक्ट का जो मास है जब इक्वल हो जाता है, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे समझिएगा कि अगर मैं बोलूं C+O2 तो बना CO2। अगर मैं बोल रहा हूं कि कार्बन का मास सपोज 10 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है उसका मास 20 ग्राम है, और जो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका मास क्या है, 30 ग्राम है। कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। अब एक बात आप यहां पर और भी समझ लोगे कि रिएक्टेंट को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं। तो जो प्लस होता है वो क्या करता है, दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। भले कार्बन भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों का नेचर अलग अलग है। इसके वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट को किससे अलग किया जा रहा है, प्लस के थ्रू से। जबकि एरो का काम क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम होता है ना। अब यहां पर आप देखोगे कि कार्बन का मास 10 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 20 ग्राम है। आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 30 ग्राम होगा जी, और इधर प्रोडक्ट भी मेरा क्या है, 30 ग्राम है। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो गया, तो मास ऑफ
प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये कैसा केमिकल इक्वेशन होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग अनबैलेंस समझे, तो बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा तो अनबैलेंस भी समझ जाओगे, है ना जी। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो दोज केमिकल इक्वेशन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता, तो वैसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझिएगा कि ए लिए प्लस बी, ए प्लस बी रिएक्ट किया, तो सपोज ये सी और डी का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है जी? सी और डी। ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्ट किए तो सी और डी बना रहे हैं जो कि दोनों प्रोडक्ट हैं, है ना। अब यहां समझोगे कि ए का वेट अगर मैं बोलूं, ए का जो मास है वो 20 ग्राम है और बी का जो है वो सपोज 30 ग्राम है, और जो सी का जो मास है वो 10 ग्राम है और इसका जो है वो 20 ग्राम है, किसका? डी का। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंट के मास को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा। अब प्रोडक्ट के मास को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या इक्विवेलेंट है? क्या नहीं है। इक्वल है? क्या नहीं है। तो ये कैसे केमिकल इक्वेशन में आ जाएंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और आप समझोगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक अनदर नेम है, वो क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या है जी? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कह रहे हैं? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आई होप आप बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब बहुत मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन अराइज होता है और क्वेश्चन एग्जाम में आस्क भी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझोगे क्या कि व्हाई इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्यों जरूरी है हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना? तो क्यों जरूरी है जी? समझिएगा कि हर एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसे ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। इसके वजह से सभी केमिकल रिएक्शन को, या फिर मैं बोलूं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी होता है, क्योंकि एवरी केमिकल रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, है ना, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो मास होगा रिएक्टेंट का, वो हमेशा इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो इस वजह से हर एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है वो आप समझ गए होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक केमिकल रिएक्शन ओबे करता है। इस वजह से हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरत हो जाता है और बहुत ही जरूरी है। अब समझिएगा कि हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया, अब उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो चलिए आप समझिएगा कि हम लोग कैसे उसको बैलेंस करेंगे कोई भी केमिकल इक्वेशन को। हम लोग रिएक्शन एग्जांपल से ही रिलेट करके हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए समझते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। जैसे अगर हम लोग बोलें, जैसे हम लोग बात करें, हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो बना H2O। अब हम लोग को ये बात पता नहीं है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अब हम लोग को देखना भी है, और अगर बैलेंस है तो छोड़ देना है, अगर बैलेंस नहीं है तो हम लोग को बैलेंस करना है। अब
हम लोग को क्या करना है, एक साइड हम लोग रिएक्टेंट्स लिख लेंगे, है ना, और एक साइड हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब एक बात को आप ध्यान में रखोगे कि रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है वो आप इधर लिख दोगे, प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट है आप इधर लिख दोगे, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी वही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के एटम को लिखना है, जैसे जो भी एलिमेंट है उसके एटम को लिखना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, है ना। और यहाँ आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के जबकि कितने हैं, 1 है ना। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा इधर 2 है, इधर 2 है, इक्वल तो है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये 1 से क्या हो जाएगा, 2 कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है वो आपका बैलेंस नहीं होगा, वो जबकि गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, कभी भी हम लोग को बैलेंस करना है तो कोई भी आपको नंबर पुट करना है, चाहे 2 पुट करना है, चाहे 3 पुट करना है, जिससे भी आपको इक्वल करना है दोनों को आप कीजिए, लेकिन उसके फ्रंट में नंबर पुट कीजिएगा, बैक साइड में नहीं, उसके नीचे पुट नहीं करना है, वरना आपका केमिकल जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये क्या है, तरीका गलत है। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब क्या है कि ऑक्सीजन इधर 1 है, हमको 2 करना है, तो फ्रंट में हम लोग नंबर पुट करते हैं, तो इधर 2 देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 ऑक्सीजन तो हो गया, है ना, तो ये 1 से कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 में। लेकिन आप एक बात ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन में भी तो चेंजेस हुआ, यहाँ 2 था तो 2 2 जा 4, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 2 जा अगर बोले तो 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 4 हो गया, अब यहाँ ये 4 हो गया, ऑक्सीजन तो इक्विवेलेंट हो गया दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया जी। अब हाइड्रोजन इधर था 2 और इधर हो गया 4, तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो 2 2 जा 4। यहां पर आप देखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आप नोटिस कीजिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन का देखिए 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है वो इक्वल हो गए किसके, प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट जब भी आपके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे तो समझ जाइएगा कि वो जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। वो कभी भी रिएक्टेंट जब आपका प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो वो रिएक्शन आपका कैसे रिएक्शन कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हम लोग इस तरह से कोई भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। आप जितने भी आप बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग आता है, इस बात को आप समझ के रखिए। और स्टेप यही है कि एक साइड आपको रिएक्टेंट्स लिख लेना है, एक साइड आपको प्रोडक्ट्स लिख लेना है। रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट होंगे उसको राइट कर लेना है, प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट होंगे उसको राइट कर लेना है। और ये बात आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स है वो कितने कितने एटम्स में प्रेजेंट है उसको राइट कर देना है। प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितने कितने एटम्स में प्रेजेंट है, अब वो देख लेना है, पता चल जाएगा कि कौन कितने एटम्स में है। तो हम लोग को वहां पर पता चलेगा कि अच्छा ये कम है तो इस यहां पर हम लोग 2 लगाते हैं, 3 लगाना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये इस प्रकार का स्टेप कीजिएगा तभी पता चलेगा। और आप जब ऐसे करने सीख जाओगे तो फिर आप क्या हो सकता है कि इस स्टेप को आप फॉलो भी ना करो, डायरेक्टली आप पुट कर दोगे नंबर। कब, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हम लोग इस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके। आई होप आप केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करना सीख गए होंगे। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आस्क किए जाते हैं, आस्क होते हैं क्या, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन मेक मोर इंफॉर्मेटिव बाय फॉलोइंग वेज। हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरीका से।
क्या है वो अलग तरीका, समझिएगा, उसके फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करके। जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, किस स्टेट में है जी, सॉलिड स्टेट में है, उसके लिए हम लोग ब्रैकेट में एस लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, उसके लिए हम लोग वहां पर उसके ब्रैकेट में एल लिख देंगे, ठीक है, स्मॉल एल। अगर कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है, उसके लिए हम लोग जी लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस एक्वस स्टेट में है, एक्वस सिचुएशन में, तो उसके लिए हम लोग एक्यू लिख देंगे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कोई सब्सटेंस आपका डाइल्यूट में है, तो उसके लिए हम लोग DIL लिख देंगे। अगर कोई सब्सटेंस कंसंट्रेटेड हो, है ना, तो कंसंट्रेटेड एसिड है या कंसंट्रिक है, ठीक है, उसके लिए हम लोग CONSN लिख देंगे, है ना, कंसंट्रेटेड के लिए। फिर अगर कोई रिएक्शन है जहां पर हम लोग हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ट्राइंगल जैसा यूज करते हैं, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो हीट के लिए हम लोग ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कहीं से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर देखिए गैस के लिए हम लोग इधर एक बात समझोगे कि रिएक्टेंट साइड हम लोग अपवर्ड एरो नहीं देंगे। रिएक्टेंट साइड आपका अगर कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में, तो वहां जी लिखना जरूरी है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन प्रोडक्ट साइड आप उसमें अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में इवॉल्व करना, इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होना, वहां पर अपवर्ड एरो, ऐसा बात नहीं है। एक बात समझोगे, यहां नोटिस कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहां पर हम लोग देखिए ऑक्सीजन यहां गैस है, तो ऐसा नहीं कि यहां अपवर्ड एरो नहीं, अपवर्ड एरो दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमको गैस देना है, क्योंकि यहां पर अभी रिएक्शन हो नहीं चुका है, हो रहा है। अब रिएक्शन होगा तब तो गैस इवॉल्व होगा जी, है ना, अभी तो हम लाए ही है। और यहीं पर अपवर्ड एरो दे दोगे तो स्किप कर जाएगा, उड़ जाएगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड आपको गैस, रिएक्टेंट साइड गैसेस है तो उसको जी लिखना है, और प्रोडक्ट साइड अगर बनता है तो उसको या तो आप अपवर्ड एरो दे दो या फिर आप जी भी लिख दोगे, स्मॉल जी भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जिंक है, वो रिएक्ट किया H2SO4 से, तो यहां पर बना आपका जिंक सल्फेट, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहोगे तो यहां पर आप अपवर्ड एरो भी दे सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो यहां पर आप स्मॉल जी भी दे सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप यहां पर क्या देना चाहते हो। लेकिन रिएक्टेंट साइड आपको क्या करना है कि अगर कोई सब्सटेंस गैसेस में है तो उसको जी लिखना है, प्रोडक्ट साइड या तो आप अपवर्ड एरो दे सकते हो या स्मॉल जी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड एरो देते हैं, ठीक है जी। और हम लोग ये सभी टर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हुए चलते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो ये सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और एक बात को ध्यान रखोगे कि किसी रिएक्शन में होता क्या है कि कोई केमिकल इक्वेशन है, उसमें सपोज 443 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं, या फिर सनलाइट का प्रेजेंस है। अगर समझिएगा एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई रिएक्शन में सनलाइट में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग वहां बार बार क्या लिखेंगे, सनलाइट सनलाइट लिखेंगे, ये भी आपका जरूरी नहीं है। वहां पर हम लोग उसे एच म्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एच म्यू से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो बार बार सनलाइट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक टर्म और था कि अगर प्रिसिपिटेट रहेगा, है ना,
प्रिसिपिटेट रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जी, प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग कौन सा एरो यूज करते हैं, तो डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। तो हम लोग ये सभी टर्म को शो ऑफ करके दिखा के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आई होप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स है और उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आपका हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर हम लोग थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो वो होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट जो रहेगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन, ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए कौन कौन से, तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर आपका हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी के बारे में। तो वन बाय वन करके हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। दोज रिएक्शन इन विच two or more than two substance react to each other and form a single substance is known as combination reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। वहां पर रिएक्टेंट सिंगल नहीं होगा, रिएक्टेंट आपका या तो दो हो या तो दो से अधिक, कितना भी हो, जो वो आपस में रिएक्ट करेगा। और अगर वो सिंगल सब्सटेंस बना रहा है तो समझ जाइए कि वो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल से आप समझोगे, हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बना दिया जी, H2O बना दिया, है ना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यहां आप समझोगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां दो सब्सटेंस थे, रिएक्ट किया, एक सिंगल सब्सटेंस बना कि नहीं बना, बना। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर मैं अगर और दूं तो क्या, C+O2, है ना, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, CO2 बना कि नहीं बना। तो ये कैसा रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे दो सब्सटेंस रिएक्ट किया और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आई होप आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग समझे क्या, कि वैसा रिएक्शन जिसमें आपका या तो दो से अधिक कितना भी सब्सटेंस हो रिएक्ट करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है कौन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज, दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस या बोलो तो कोई भी कंपाउंड है वो स्प्लिट करता है, टूटता है, और उसके वजह से या तो दो या दो से अधिक कितना भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स है किसका, तो कॉम्बिनेशन
रिएक्शन का। देखिए डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि आपका एक सिंगल सब्सटेंस होता है और वो स्प्लिट करता है, वो या फिर बोले तो रिएक्ट कर रहा है और आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे CaCO3 है ना, जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो क्या होता है कि CaO प्लस CO2 बनता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस है, स्प्लिट कर रहा है, तो दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जबकि कॉम्बिनेशन में क्या था कि आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड होते थे और प्रोडक्ट साइड एक सिंगल बनता था। जबकि इधर उल्टा देखिए, इधर क्या है कि रिएक्टेंट साइड एक सिंगल है और प्रोडक्ट साइड आपका क्या है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनेंगे। तो रिवर्स है कि नहीं है? एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो रिवर्स है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिवर्स है ना। तो ये बात आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी समझ गए होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। अब हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेस जो वर्ड से आप समझ में आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेसेस में चेंजेस होना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ही डिस्प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, एक तरह से बोलो तो वहां से रिमूव कर देते हैं। तो वैसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात आप समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपका मेटल्स का उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज आपका क्या होता है कि मेटल के रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका अरेंजमेंट किया गया है और उसका जो अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है वो आपका क्या कहलाता है? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। जो आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो टॉप पे है, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या है? बॉटम पे है। तो आपको मैं यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर फिगर में सॉल्व कर दूंगा, दिखा दूंगा, आप समझ जाना कि देखिए टॉप पे आप फिगर देखोगे तो इस फिगर में आपको क्या दिखेगा कि जो टॉप पे है, ठीक है, आपका क्या है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है ना, ये सभी क्या है? तो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। जबकि नीचे आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बॉटम में गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, गोल्ड प्लेटिनम आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो क्या होगा? रिएक्टिविटी आपका घटते चला जाएगा, समझ रहे हैं? और नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटी जो होता है वो मेटल का बढ़ते चला जाएगा, जो कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि अपवर्ड में जो भी आपके मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव है और जो आपके बॉटम में जो मेटल है जो नीचे की ओर है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब कम रिएक्टिव है। और जो मिडिल में है वो आपका क्या बोलो तो आपका ना ही ज्यादा रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, ना ही ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ही होता है कि आपका मध्यम, मिडिल में होना, समझ पा रहे हो? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना नेसेसरी है, इसको आपको रिमेंबर करना ही होगा, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बना पाओगे या फिर मैं बोलूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ पाओगे। अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लोगे, है ना। और रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ है ही नहीं, मेटल का अरेंजमेंट है उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, है ना, जो कि हम लोग फिगर से भी समझ चुके हैं। रिएक्शन के एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। देखिए जिंक है, H2SO4 है, ठीक है। जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो होता क्या है कि जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका रिलीज कर जाता है या फिर बोले इवॉल्व कर जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि समझिएगा, जो आपको रिएक्टिविटी क्यों लर्न करने बोले थे, इसलिए लर्न करने बोले थे क्योंकि जिंक जो है वो आपका क्या है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है,
किससे मोर रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से। अब मोर रिएक्टिव है तो क्या करता है, इसके प्लेस को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ खुद अटैच हो जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ देखिए जिंक, हाइड्रोजन के प्लेस में जिंक आ गया और क्या है कि हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ही डिस्प्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ही डिस्प्ले आयरन का रिएक्शन लेड नाइट्रेट से करते हैं तो होता क्या है कि आयरन जो होता है वो आपका मोर रिएक्टिव है ना, किससे? लेड से। तो आयरन क्या करता है, लेड के प्लेस को चेंज कर देता है और यहाँ खुद अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन आपका आयरन नाइट्रेट बन गया और यहाँ से लेड क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो लेड से क्या है, मोर रिएक्टिव है। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन जो है वो आपको लेड को क्या किया, उसके कंपाउंड से ही डिस्प्लेस कर दिया, उसके प्लेस को चेंज कर दिया। तो ये कैसा रिएक्शन का एग्जांपल है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो समझिएगा कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं कि जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। दोनों के आयन, दोनों कंपाउंड के आयन एक दूसरे के आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। डबल का मतलब ये होता है दो बार होना, है ना। अगर मैं बोलूं कि बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और हम लोगों ने लिया है सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब यहां समझोगे कि होगा क्या कि बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट अलग कंपाउंड है। यहां से बनता क्या है, तो यहां से आपका बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और क्या होता है कि बेरियम सल्फेट बनता है। यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ बेरियम प्लस में क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम प्लस में सल्फेट नेगेटिव। तो Ba जो है वो चला गया किसके पास, तो SO4 के साथ। चूंकि आपको पता है कि एक पॉजिटिव रेडिकल्स एक नेगेटिव रेडिकल्स कंपाउंड की फॉर्मेशन, तो प्लस माइनस तो था लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इस कंपाउंड का आयन इसके साथ एक्सचेंज होगा, इस कंपाउंड का आयन इसके साथ एक्सचेंज होगा। यही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता है ना। तो यहां पर इसका पॉजिटिव रेडिकल्स किसके पास गया, इसके नेगेटिव के पास, और इसका पॉजिटिव रेडिकल्स इसके नेगेटिव के पास गया। तो BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट, और क्या है कि NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब ये बैलेंस नहीं है ना, तो NaCl बैलेंस हो गया, BaSO4 ये तो बैलेंस ही था, है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज किए और अलग अलग तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए, दोनों कंपाउंड एक्सचेंज किए। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन सा है, तो RED, जिसका मतलब हो गया RED लिया गया रिडक्शन से, और OX जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है ऑक्सीडेशन से। तो वैसा रिएक्शन जिसमें होता क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा बात नहीं कि सिर्फ रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, है ना, दोनों रिएक्शन होंगे, वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर बात आता है कि आखिर में रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो चलिए दोनों को समझते हैं। देखिए रिडक्शन का बात करें
तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम लोग यहां पर समझ रहे हैं किसके बेसिस पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंसेप्ट पे। किस कंसेप्ट पे समझ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंसेप्ट पे समझ रहे हैं। तो समझिएगा, देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, तो दोनों में से कोई भी हो। क्या क्या मैंने बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिडक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन क्या होता हो, ऐड होता हो। अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन हट रहा है वहां से, तो समझ जाइए वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है जी, रिडक्शन। तो रिडक्शन दोनों में से, जरूरी नहीं कि दोनों होगा, दोनों में से अगर कोई भी हो रहा है तो समझ जाइए वहां क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। जैसे अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर वहां से ऑक्सीजन हट रहा है, तो समझ जाइए क्या हो रहा है कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का जस्ट रिवर्स क्या है, तो आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या बोलता है, तो ऑक्सीडेशन आपका बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर वहां से हाइड्रोजन हट रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप आप यहां समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन का रिवर्स है। रिडक्शन में हम लोग क्या समझें कि अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर वहां से ऑक्सीजन हट रहा हो, तो वहां समझ जाएंगे रिडक्शन हो रहा है। जस्ट उसका रिवर्स अगर हम लोग बोले, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन वहां से हट रहा है, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वहां क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए Cu+O2, तो यहां से क्या हुआ कि CuO हुआ। देख रहे हैं आप, तो यहां पर आप देखोगे कि जो कॉपर है, कॉपर का क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका मतलब यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। हम लोग इसको और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड लिए हुए हैं, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका फॉर्मेशन होता है Cu+H2O, है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो Cu हुआ, कॉपर बना और H2O का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि कॉपर ऑक्साइड का यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहां रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या बताया था कि या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन जुड़े, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। या इट मींस कॉपर ऑक्साइड का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहां एक चीज देखोगे कि हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं। और ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। इस वजह से ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन तभी कहलाएगा जब दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या सिर्फ रिडक्शन होगा तो वो रेडॉक्स नहीं कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं तभी वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, है ना। कि जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, उसको हम लोग कोक या फिर बोले तो कार्बन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो यहां पर आपका होगा कि जिंक का फॉर्मेशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, है ना।
ऐसा होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जो जिंक ऑक्साइड था वहां से क्या हुआ कि जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। आप देख पा रहे हैं, इट मीन्स यहां क्या हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, यहां रिडक्शन हो रहा है। जबकि आप देखोगे कि कार्बन था, कार्बन सिर्फ सिंगल था, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन था कार्बन के साथ क्या, नहीं था, लेकिन कार्बन तो यहां जुड़ गया, CO हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो आप अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो फिर वहां से हाइड्रोजन हट रहा हो तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर वहां से ऑक्सीजन हट रहा हो वो रिडक्शन कहलाएगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंसेप्ट पे हम लोगों ने समझा रेडॉक्स रिएक्शन को। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे। किस कंसेप्ट के बेसिस पे समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक जो कंसेप्ट है किसके लिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो वो क्या है वो समझिएगा। इसके लिए एक इजी ट्रिक है और वो अगर समझ गए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। वो है आपका ऑयल रिज। क्या है जी, ऑयल रिज। ओ से होता है ऑक्सीडेशन, आई से हो गया इज, एल से हो गया लॉस। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। और आर से हो गया रिडक्शन, और आई से इज, जी से गेन। देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो समझ जाइएगा कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे बता रहा हूं। और अगर वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होता है कि आपका रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक है ऑयल रिज का। और अगर मैं इसको एग्जांपल से रिलेट करके बताऊं तो होगा क्या कि जैसे सोडियम है, सोडियम आपको पता है कि क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है NaCl, है ना। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसके लिए आपको 2 देना पड़ेगा यहाँ पर, और ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया, है ना। तो सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और ये क्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्लोरीन का मैं बोलूं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। जबकि अगर मैं बोलूं सोडियम क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग समझ गए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ गए होंगे।